बिहार में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है रोहतास जिले के डेहरी के आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिस प्रकार से लगातार हिंदू देवी देवताओं पर उनके द्वारा कई बातें कही जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल होंगे जो कि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेत्री हैं, बिहार भाजपा के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं एमएलसी निमित्ता सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका भी नववर्ष बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लाइव सिटीज़ के सभी हमारे सदस्यों को आपसे मुलाकात हुई नववर्ष पे। मैम एक सवाल जो कि रोहतास जिला का, आप भी यहीं से हैं, आपका एक कर्मभूमि रहा है रोहतास, आप एमएलसी हैं, भाजपा में हैं, और रोहतास के डेहरी के आरजेडी के विधायक हैं तेजस्वी यादव के पार्टी के विधायक है फतेह बहादुर सिंह। नवरात्रि के समय उनका स्टेटमेंट आया था माँ दुर्गा को लेकर, अभी जो है लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं सरस्वती को लेकर कि सरस्वती जी जो है ऐसी हैं, उनको पूजा नहीं करना चाहिए, विद्या की देवी वो नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फतेह बहादुर के ज्ञान को लेकर तो अब हम कुछ नहीं व्याख्यान कर सकते, क्योंकि वो अपने ज्ञान को स्वयं उजागर कर रहे हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है हिंदुओं का, तो हिंदू को त्यौहार को चोट पहुंचाना, सनातनियों को चोट पहुंचाना और हिंदू देवी देवताओं के विषय में इस तरह के बयान देकर वो ओछी राजनीति का परिचायक बन रहे हैं। और सिर्फ वो सुर्खियों बने रहने के लिए, मीडिया माइलेज देने के लिए, जिस तरह से गत दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भागवत गीता के बारे में कहा कि जला देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, इस प्रकरण में वो लिखा, ठीक उसी लाइन पर फतेह बहादुर, तो जैसे उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं वैसे ही उनके विधायक बोल रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। उन लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बयान दे दें ताकि हम सुर्खियों में बने रहें। नहीं तो फतेह बहादुर जी खुद एक हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विषय में इस तरह के टिप्पणी टिप्पणी करना ये कहीं से उचित नहीं। और अगर इतने ज्ञाता थे तो राजनीति छोड़कर कहीं विश्वविद्यालय के वीसी वगैरह बन गए होते फतेह बहादुर जी, तो कुछ बच्चों को ज्ञान दे देते होते। जब भी ईडी की बात आती है, अब एक प्रकार की एक चर्चा होने लगी है कि हमेशा विपक्षियों को टारगेट किया जाता है। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, वो भी ईडी के रडार पे भी हैं। दिल्ली के सीएम जो हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो भी ईडी के रडार पे हैं। तो अक्सर बार बार देखा जा रहा है कि जो भी मतलब भाजपा गैर भाजपा हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। अगर ऐसा क्यों होता है? ये हमको बताइए, आपकी ईडी की छापेमारी आपके यहाँ हुई है? लोगों के यहाँ तो हो रही है। अरे अब आपके यहाँ हुई है? नहीं हुई है ना। तो ईडी पागल तो है नहीं कि आपके पास बिना किसी सबूत के आपके आ जाएगी आपके यहाँ जांच के लिए, या आपको गिरफ्तार करने आ जाएगी ईडी। ईडी पागल तो नहीं हुई है। अभी 350 करोड़ रुपया झारखंड में मिला पूर्व मंत्री एमएलए के यहाँ, तो पैसा कहाँ का था? अगर आपका किसी भी व्यक्ति का, समान व्यक्ति को 35 अलमारी में रुपया सजा के रखने का किसी को अधिकार है? आप सभी का टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उतना पैसा का संग्रह एक जगह करने का क्या औचित्य होता है? वो कैसा पैसा? कभी व्हाइट मनी हो सकता है क्या? तो हमेशा सिर्फ विपक्षियों पर क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, विपक्ष को नहीं किया जाता। जो आप किए हुए हैं उसी का है जांच। आपके जांच का पर्दाफाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल के 3 मंत्री अभी जेल में है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में है, क्या नाम है, सिसोदिया, वो जेल में है। अभी आपके ये जाने वाले हैं लाइन में, आपके जो तीसरे अभी हुए हैं, क्या नाम है उनका, राघव चड्डा जी, शादी हुई है अभी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी इनकार कर दे रहे हैं, ईडी के पास नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप कितने दिनों तक ईडी से बचते रहिएगा? जो आपने गलती किया है उसका पश्चाताप आपको करना होगा। जो आपने देश की जनता का, दिल्ली की जनता का, झारखंड की जनता का, बिहार की जनता का, कभी ईडी सामान्य व्यक्ति को नहीं परेशान करती है। किसी भी जो उसको कहते हैं जो स्वच्छ आदमी है, जो ईमानदार व्यक्ति है, उसको कभी ईडी परेशान नहीं करती है। जहां अगर आग जलेगी तो धुआं उठेगा ही, और आग जला है तो धुआं उठ रहा है, और धुआं उठ रहा है तो ईडी अपना कार्य कर रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में वही महागठबंधन की सरकार जो है स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो नीतीश जी बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर, क्या कि भाई अभी सरकार के मुखिया हैं वो, और महागठबंधन की सरकार क्यों स्टेबल नहीं है, इसका तो क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ सकती हूँ कि भाई ऐसा आपको क्या? हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों चाचा भतीजा अच्छे से चल रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई भी चल रहे हैं, हर समय मीटिंग में भी जा रहे हैं दोनों लोग, तो हमको तो ऐसा संतुलन नहीं दिख रहा है। ललन बाबू चल ही गए सत्ता छोड़ के, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए, मुख्यमंत्री जी स्वयं संभाल लिए। चर्चा नीतीश कुमार भाजपा के साइड उनका ज्यादा रुझान है, आपकी पार्टी की तरफ ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा की तरफ रुझान कुछ नहीं है। नीतीश जी अपना दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई दरवाजा अभी नहीं खुला हुआ है। बाकी जो नीतीश जी अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ सेफ जोन में रहे, ये उनकी सोच है कि मैं पुनः फिर कैसे 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनूं या देश का 24 से प्रधानमंत्री बनूं, इसका विकल्प नीतीश जी ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भाजपा में कोई एंट्री नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ अब कोई एंट्री नहीं है, चूंकि देखिए नीतीश जी आ जाएंगे आपके साथ, कल चले जाएंगे उसके साथ।
आज रहेंगे आपके साथ, परसों चले जाएंगे उनके साथ। तो भैया ये जो सरकार को अस्थिर करने का कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं हर समय, लोकसभा आपके साथ, विधानसभा किसी और के साथ, तो ये सब अब नहीं चलेगा। क्योंकि नीतीश जी की कमजोरी है कुर्सी। नीतीश जी कहीं रहेंगे तो उनको कुर्सी चाहिए, चाहे वो जहां रहे। देखिए अभी आप देखिए वर्तमान की स्थिति, बिहार में मुख्यमंत्री है, कहा जा रहा है उनके सारे जदयू के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया अलायंस का शुरुआत किया, उन्होंने ही इसकी नींव रखी। तो अब उनको क्या चाहिए, वहां कोई दिल्ली में इनको नेता नहीं मान रहा है। अब नीतीश जी कह रहे हैं कि हमको संयोजक बना दीजिए। तो इनको जहां चाहिए वो क्रीमी पोस्ट चाहिए कि अगर संयोजक रहेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार में हम एनडीए के यूपीए के संयोजक रहेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश जी की सबसे बड़ी कमजोरी है वो है कुर्सी, इसलिए उनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। तो जहां रहेंगे सर्वोच्च स्थान में बने रहना चाहेंगे, चाहे उसके लिए उनको पार्टी की बलि देनी पड़े, चाहे दल की बलि देने पड़े, चाहे व्यक्ति की बलि देने पड़े, वो सारे बलियों को पार करके सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठने की उनकी इच्छा है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि 2024 में क्या स्थिति होने वाली है लोकसभा चुनाव में? देखिए पूरे देश में 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और पहले तो हम कहते थे 300 पार, इस बार हम आपको कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी 400 पार और पूर्ण बहुमत की सरकार। और जिस आस्था और विश्वास के साथ समस्त देश की वासी जिस चैन की नींद आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सो रही है और जो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी आने वाले दिनों में 22 तारीख को हमारे राम लल्ला भी स्थापित होने जा रहे हैं। मैं आप सभी को इस चैनल और मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि सभी लोग अयोध्या चले और अपने राम लल्ला के दर्शन करें। और हमारे जो 550 साल से जो हमारी बाधा और टेंट में थे हमारे राम लल्ला, आज उनके विराजमान होने का समय आ गया है। आप सभी सनातनियों से मेरा आग्रह हुआ कि आप सभी रामलला के दर्शन करने हेतु अयोध्या चले। तो देखिए आप सुन रहे थे बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह को, इन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि 24 में 400 पार जो है जो भाजपा की सरकार है 400 पार सीटों पर जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने आग्रह भी किया है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन चुका है, उसका उद्घाटन है उस दिन, प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन, जाने के लिए भी आग्रह करें।